नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। हम तीसरे पद्य को पढ़ रहे थे। पद्य तीसरा, पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कवि राजेश जोशी और साहित्य प्रकार कविता। अभी तक हमने कवि राजेश जोशी जी का परिचय प्राप्त किया और साथ ही साथ इस कविता का सारांश जो है उसे समझा। अगले दो भाग में हमने इन दोनों बातों की चर्चा जो है वह पूरी की। आज हम इस कविता का पठन करेंगे और साथ ही साथ इस कविता की पंक्तियों को लेते जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का पठन करूंगा। आप लोग अपनी किताब खुली रखिए और उसमें साथ साथ देखते जाइएगा। तो किताब में ध्यान दीजिएगा। पद्य तीसरा, पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कवि राजेश जोशी, साहित्य प्रकार कविता। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारी। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। कवि इस कविता में पुरानी चीज़ों के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आधुनिकता के बढ़ते कदम के साथ साथ सभ्यता, संस्कृति और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष जो है वह देखने को मिलता है। जितना प्रगति, आधुनिकता और विकास की बात है वह तेज गति से हो रहा है और बढ़ते हुए इस बात को लेकर दुनिया के नष्ट होने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कवि जो है वह प्रारंभ में ही इस बात की ओर संकेत कर देते हैं। अब हम दो दो पंक्तियाँ पढ़ते जाएंगे और उनका स्पष्टीकरण शब्दों की समझौती के साथ करते जाएंगे। कवि लिखते हैं प्रारंभ में ही कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। ये दुनिया परिवर्तनशील है। हर समय नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, या यूँ कहे कि एक क्षण में दुनिया में कितने सारे परिवर्तन जो है वह आ जाते हैं, क्योंकि हर वक्त प्रगति और विकास होता रहता है, जिसके कारण नई नई वैज्ञानिक खोजों, इन सब चीज़ों के बावजूद हर क्षण नए नए परिवर्तन, बदलाव जो है वह आते रहते हैं। लोग नई चीज़ों को अपनाते भी जाते हैं
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वे पुरानी चीज़ें जो है उन्हें छोड़ देते। नई चीज़ों के आने के बावजूद भी वे पुरानी चीज़ें जो लोगों के उपयोग में आती रहती है उनका वे स्वीकार करते और इनका उपयोग जो है वह करते रहते। कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, बदलाव मतलब परिवर्तन, कभी कहते हैं कि चाहे कितनी ही इस दुनिया में परिवर्तन हो जाए, ये दुनिया बदल जाए, उसमें बदलाव आ जाए, उसके बावजूद भी काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त यानी कि समय। उसके बावजूद भी लोगों के काम में हर समय वे पुरानी चीज़ें जो है वह किसी न किसी रूप में काम में उपयोग में आती रहती। दुनिया में कितना ही परिवर्तन आ जाए लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के लोगों के उपयोग में वे पुरानी चीज़ें जो है वह समय आने पर किसी न किसी रूप में काम में उपयोग में आती ही रहती है। फिर कभी कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाते हैं, नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। दो चीज़ों का उल्लेख है, नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। नुस्खे का अर्थ क्या है? तो कि दवा की वे विधि जो कागज़ पर लिख कर रखी जाती है, कैसे उपयोग में लाते हैं, सेवन की जो विधि है दवा की वह कागज़ में लिख कर रखी जाती है, उसे नुस्खे कहते हैं। तो क्या चीज़ें काम में आती हैं? तो कि नानी की कहानी बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही उपयोगी होती है, या यूँ कह कि मनुष्य के चरित्र और अन्य गुणों के विकास में कहानियाँ बहुत ही उपयोगी चीज़ है। पहले के समय में बच्चे जो है बुजुर्ग हैं उनसे कहानियाँ सुनने की जिद करते थे और वे कहानियाँ सुनते सुनते उनमें गुणों का विकास होता था। नानी या दादी जो है वे बच्चों को रात को इकट्ठा करते और फिर उनको कहानियाँ सुनाते। तो ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व, उनके गुणों, उनके चरित्र का विकास होता था और कहानियाँ बहुत ही उपयोगी होती थी। हमने उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कहानियों का क्या महत्व है। संस्कृत भाषा में राजा के जो मूर्ख पुत्र थे उनको विद्वान बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने कहानियों का उपयोग किया और वे कहानियाँ एक में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, इस प्रकार कहानियाँ कहते गए और उनको बुद्धिमान बनाया। और वह संग्रह जो संस्कृत में प्रकाशित हुआ जिसे हम पंचतंत्र कहते हैं। बाद में पंडित विष्णु शर्मा के बाद हितोपदेश की रचना हुई, नारायण भट्ट द्वारा रचित। तो कहानियों का महत्व था। उस समय भी कहानियाँ जो है वह नानी की ये कहानियाँ या बुजुर्गों की यह कहानियाँ काम में आती थी और बच्चों का व्यक्तित्व निर्मित होता था, गुणों का निर्माण होता था। ठीक वैसे ही दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे मतलब पुरानी दवाइयाँ जो है उनको सेवन की जो विधि है, आज भी हम ये घरेलू नुस्खे जो है सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल में लाते हैं। थोड़ा सा अगर बुखार है तो हम कहीं ना कहीं ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर दर्द है, पेट दर्द है, जुकाम है, इन सब छोटी मोटी बातों के लिए हम आज भी उन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। और वे हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा आदि, उनको जानकारी होती है कि कौन सी औषधि का इस्तेमाल कैसे करना है। चमड़ी का रोग है तो आज भी नीम के पानी का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो है दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे उस समय भी दवा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और आज भी हम उसका इस्तेमाल तो करते ही हैं। कभी ना कभी उसका इस्तेमाल जो है वह किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं। दो बातें महत्वपूर्ण होगी।
जो उस समय प्राचीन समय में भी इस्तेमाल में लाते थे और आज भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। कौन सी? तो कि नानी की कहानियाँ जो प्राचीन समय में, पुराने समय में हम उपयोग करते थे और बच्चों में, व्यक्तियों में गुणों का विकास होता था, आज भी उसका इस्तेमाल होता है। और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, उपचार के नुस्खे जो है पहले के समय में भी हम इस्तेमाल में लाते थे और आज भी उसका उपयोग करते हैं, भले ही वे प्राचीन है। फिर और भी कवि आगे कहते हैं, काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं। फिर क्या काम में आता है? तो कि सदियों पुराने पहाड़, पहाड़ अर्थात पर्वत, सदी, सदी का अर्थ है 100 वर्ष का समूह, प्राचीन मतलब पुराना, स्मृतियाँ, यादें, काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़, पर्वत में अनेक सारी चीज़ें जो है, वन्य संपत्ति जिसे हम कहते हैं, वो उनमें से उपलब्ध होती है। और पहले भी पर्वत और वनों का इस्तेमाल होता था और आज भी वह उतना ही काम आते। समृद्ध उपयोगी चीज़ें आज भी पर्वतों में से हमें मिल जाया करती। पहले भी मनुष्य इसका इस्तेमाल, पर्वतों का इस्तेमाल, वनों का इस्तेमाल करता था और आज भी उस पर्वतों का इस्तेमाल अमूल्य संपत्ति के रूप में हम करते हैं। इतना ही नहीं तो कि और क्या, तो कि और प्राचीन स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यता होगी। पर्वत और नदी के किनारे जो सभ्यता बसी है, उनकी स्मृतियाँ आज भी, उनकी यादें जो है वह आज भी हमें किसी न किसी रूप में उपयोग में होती है। सभ्यता शब्द का अर्थ है, अक्सर हम संस्कृति और सभ्यता को एक समझ लेते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी बड़ा अंतर है। सभ्यता संस्कृति का एक भाग है और सभ्यता से भौतिक सुख सुविधा या जीवन पायन का बोध होता है, जबकि संस्कृति से मानसिक प्रगति का, कला का विकास जो है वह दर्शाता। सभ्यता तीव्र गति से हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है और सभ्यता की जितना तीव्र गति से वह नहीं हो पाता। सभ्यता साधन है और संस्कृति उसका साध्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए यहाँ पर सभ्यता शब्द का इस्तेमाल है। तो कि नदियों के किनारे बसी जो सभ्यता है, उसकी यादें जो है वह किसी न किसी रूप में आज भी हमारे पास है। अब पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो है, अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पता है आपको, हम गुजरात की कई स्थान का इस्तेमाल उदाहरण के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि धोलावीरा है और लोथल। आज से 5000 वर्ष पूर्व की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसके अवशेष इन दो स्थानों में से मिले। हम जब धोलावीरा में जाते हैं और वहाँ की गटर व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमने जो प्रगति की है वे आज से 5000 वर्ष पूर्व वे लोग करके गए हैं। उनकी गटर व्यवस्था समृद्ध व्यवस्था थी, जो आज हमने आधुनिक समय में जिस गटर व्यवस्था को अपनाया, ये सभ्यता का विकास है। साथ ही साथ वहाँ मिल रही कलाओं की वस्तुएं, मटकों में साज सजावट की गई है, गहने हैं, ये सभी संस्कृति का भाग है। उस समय कला का कैसा, नृत्य आदि का कैसा उपयोग होता है, उनके अवशेष, उनकी चीज़ें जो मिली है वे भी महत्वपूर्ण है। वे सभ्यता और संस्कृति का विकास दर्शाते हैं। वे चीज़ें क्या प्राचीन समय में आज से 5000 वर्ष पूर्व भी वे लोग कैसी कैसी बातें या कैसा विचार करके या कैसी प्रगति करके गए हैं, जो आज हम उसे अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का उदाहरण ले सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कि पहले का मनुष्य गुफाओं में रहता था,
फिर वे झोपड़ियों में रहने लगा, झोपड़ियों में से फिर माटी की दीवारें बनाने लगे, फिर उन्होंने ईंट का इस्तेमाल किया, फिर थोड़े माटी और ईंट का मिलाकर मकान बनाने लगा, भवन बनाने लगा, फिर चूना, रंग, ईंट, पत्थर, इन सबका इस्तेमाल करके आज का मनुष्य बड़ी बड़ी इमारतें, 50 मंजिले इमारतें जो है वह खड़ी करने लगा। ये सभ्यता का उदाहरण है, भौतिक सुविधाओं का विकास। गुफा में से बहुत ही सुविधा संपन्न भवनों में, मकानों में रहना, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या, तो कि सदियों पुराने जो पहाड़ है वह भी काम में आते रहते हैं, और साथ ही साथ पर्वतों के और नदियों के किनारे बसी हुई वे सभ्यता है, उनकी यादें भी आज भी हमारे मन में बसी हुई है। तो पहले भाग में कवि इस बात का बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लेख यहाँ पर करते हैं। फिर से ये प्रास जो एक बार मैं दोहरा जाता हूँ, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त, नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, काम आते रहते हैं सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ, उनके किनारे बसी सभ्यताओं। कि दुनिया परिवर्तनशील है, उसमें कितना ही बदलाव आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने चीज़ें लोगों के हर वक्त किसी न किसी रूप में काम में आती रहती हैं। उस उदाहरण के तौर पर पहले भी दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे और नानी की कहानियाँ उपयोग में लाते थे, आज भी उसका उपयोग करते हैं। और वैसे ही सदियों पुराने जो पहाड़ है, पर्वत है, उनके किनारे और नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता की स्मृतियाँ, यादें जो है वह आज भी हमारे मन के हृदय के भीतर बची हुई है, रह गई। तो यहाँ ये भाग जो है उसे पूरा करते हैं।